Dear students, welcome to the today lecture of Marketing Management. Unit 4th, topic name is Channel Conflict Management or Managing Conflicts and Controls in Channels. लास्ट ई लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ा था और डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ा था, जिसमें चैनल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, चैनल स्ट्रक्चर फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और चैनल स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उसके बाद फिर क्या पढ़ा था, चैनल ब्रेथ पढ़ी थी, या उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, या चैनल इंटेंसिटी पढ़ी थी। उसमें क्या क्या पढ़ा था, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन और सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। आज के ई लेक्चर में हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, चैनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोल्स इन चैनल्स। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से पहले ये समझना ज़रूरी है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ में कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, परसेप्शन अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से उन दो पार्टीज़ के बीच में आपस में क्या हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन है, वो आदित्य चोपड़ा की मूवी में काम कर रहा है, तो कोई है एक्शन सीन है, वो शूट हो रहा था, वो एक्शन सीन शूट हो गया। उसके बाद ऋतिक रोशन तो अपनी परफॉर्मेंस से खुश है कि हाँ भाई मैंने अच्छा एक्शन छोड़ दिया है, लेकिन आदित्य चोपड़ा है वो हैप्पी नहीं है, वो चाहता है कि ये वापस से रिटेक हो, दोबारा से शूट किया जाए। जबकि ऋतिक रोशन क्या कर देता है, मना कर देता है कि नहीं परफेक्ट है, मैं दोबारा से इसको शूट नहीं करूंगा। तो जो डायरेक्टर है और जो एक्टर है उसके बीच में आपस में क्या हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गई। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि ऋतिक रोशन को अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, तो वो चाहता है कि दोबारा से इसको रिटेक किया जाए, रीशूट किया जाए। जबकि आदित्य चोपड़ा कहता है नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे अच्छी लगी परफॉर्मेंस, मैंने फाइनल कर दिया है, अब दोबारा से इसको हम रीशूट नहीं करेंगे। तो फिर वापस से डायरेक्टर और एक्टर के बीच में क्या हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गई। तो जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ, जो चैनल स्ट्रक्चर में जो चैनल मेंबर्स होते हैं, मींस मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, उनके बीच में आपस में किसी पॉइंट के लिए कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, अपोजिशन हो जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, चैनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन वो वही होलसेलर्स, वही रिटेलर्स होने चाहिए जो कि सेम ब्रांड और सेम कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए रिटेलर है और बी रिटेलर है। ए रिटेलर तो मैन्युफैक्चरर ए के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, बी रिटेलर है वो मैन्युफैक्चरर बी के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। तो दोनों में आपस में क्या चल रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रही, उन दोनों में आपस में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन दो रिटेलर हैं, दो रिटेलर सेम कंपनी के प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट चल कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को लगता है कि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर इस रिटेलर को प्रेफर करता है बजाय मुझके, तो उस केस में दोनों रिटेलर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, और मैन्युफैक्चरर और रिटेलर या होलसेलर रिटेलर में आपस में क्या हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो द चैनल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन द चैनल पार्टनर सच एज मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर compete अगेंस्ट ईच अदर फॉर द कॉमन सेल विद द सेम ब्रांड्स। क्लियर है। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब कोई चैनल पार्टनर दूसरे मेंबर को उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, तो उनमें आपस में क्या स्टार्ट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। और हमेशा है कॉन्फ्लिक्ट का कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उसे मैनेज नहीं किया गया, उसे रिजोल्व नहीं किया गया, तो चैनल स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर्स हैं सबको ह्यूज लॉसेज होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे कि चैनल कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, फिर ये पढ़ेंगे क्या रीजन्स हैं जिनकी वजह से चैनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, और फिर लास्ट में क्या पढ़ेंगे, क्या वेज हैं, क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम चैनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या आएगा, टाइप्स ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। फर्स्ट इज वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड इज हॉरिजेंटल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड इज मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो वर्टिकल है वो आपको वर्टिकल लाइन से समझ में आ जाएगी जो टॉप टू डाउन होती है, और हॉरिजेंटल है वो लेफ्ट टू राइट लाइन होती है। तो फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट।
कि ये वो कॉन्फ्लिक्ट होती हैं जो चैनल स्ट्रक्चर में हायर और लोअर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में या होलसेलर और रिटेलर के बीच में। उसे हम कौन सी चैनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं? उसे हम वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। सेकेंड, हॉरिजेंटल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ये वो कॉन्फ्लिक्ट होती है जो कि चैनल स्ट्रक्चर में सेम लेवल के बीच में होती है, जैसे होलसेलर्स के बीच में और रिटेलर के बीच में, उन दो रिटेलर के बीच में जो कि सेम कंपनी के सेम ब्रांड को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो कौन सी होगी? हॉरिजेंटल चैनल कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो सकती है? कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में प्राइस के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। मैन्युफैक्चरर को लगता है कि प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए प्रोडक्ट की, होलसेलर कह रहा है कि नहीं, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है प्रोडक्ट की, इसकी प्राइस कम होनी चाहिए। क्वांटिटी के रिगार्डिंग हो सकता है, होलसेलर ज़्यादा क्वांटिटी मांगता है लेकिन है मैन्युफैक्चरर है कम क्वांटिटी देता है, या रिटेलर होलसेलर से ज़्यादा क्वांटिटी मांगता है, होलसेलर कहता है कि मुझे और भी रिटेलर्स को देने हैं, मैं आपको एक साथ इतनी क्वांटिटी नहीं दे सकता। तो वो कौन सी हुई? वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। और दो रिटेलर हैं, उनके बीच में आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, या दो होलसेलर के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वो कौन सी होगी? हॉरिजेंटल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ये क्यों हो सकती है? सेल्स टारगेट के भी वजह से, कि भाई रिटेलर को लगता है कि भाई कि ये जो है दूसरा रिटेलर, ये रिटेलर है, ये मेरे जो कस्टमर्स हैं, इन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा डिस्काउंट देता है, या फिर इन कस्टमर्स को बोलता है कि आप उस रिटेलर से मत परचेज करो, मेरे से आप परचेज करो, मैं आपको एडिशनल बेनिफिट्स दूंगा। एरिया कवरेज के रिगार्डिंग दो रिटेलर्स के बीच में वो कहता है कि यहाँ के कस्टमर्स मेरे हैं, दूसरा रिटेलर कहता है कि इस एरिया के कस्टमर्स मेरे हैं। तो उनके बीच में आपस में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो वो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट होगी? हॉरिजेंटल चैनल कॉन्फ्लिक्ट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, किसी गैस एजेंसी ने दो हैं रिटेलर्स जो हैं, उनको कंपनी ने दो रिटेलर्स को दे रखे हैं कि भाई आप है शिवाजी पार्क में है डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, आप है हसन खां में है डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। अब हो सकता है कि जो रिटेलर शिवाजी पार्क वाला है वो शिवाजी पार्क से लगते हुए हसन खां के कस्टमर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और जो हसन खां वाला है वो शिवाजी पार्क जो हसन खां से लगता है वहाँ के कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोनों में एरिया कवरेज को लेकर क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। थर्ड क्या है? मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होती है जब मैन्युफैक्चरर एक से ज़्यादा मोड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर ऑनलाइन भी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, और ट्रेडिशनल मेथड है होलसेलर और रिटेलर के थ्रू भी सेल कर रहा है। तो उस टाइम पर जो कॉन्फ्लिक्ट आ रही है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर के बीच में, वो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट होगी? मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट होगी, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरर है एक से ज़्यादा मेथड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स का अपना कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी है, और कंपनी ने अपना है ब्रांच ऑफिस भी ओपन कर रखा है जहाँ पे कंपनी का सेल्स फोर्स भी है। तो दोनों मिलकर है उस एरिया में सेल कर रहे हैं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होगी वो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगी? मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है अपना कॉजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट की, जो ये हॉरिजेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, और जो मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, तो उनके पीछे क्या क्या रीजन है, कॉज हैं। तो फर्स्ट क्या है? गोल इनकम्पेटेबिलिटी। इनकम्पेटेबिलिटी को क्या बोलते हैं अपन? असमानता। मीन्स क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट कब नहीं होगी? जब होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के गोल क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन कई बार हैं उनके गोल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखता है, वो कम रखना चाह रहा है। वो क्यों रखना चाह रहा है, कम रखता है? क्योंकि वो है कम रखकर मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यूज कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मार्केट शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचे। तो जब वो प्राइस कम रखता है तो बट ओबियस है होलसेलर और रिटेलर को मार्जिन भी क्या देगा? कम देगा। लेकिन जो होलसेलर है उसका गोल है कि उसे कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिले।
तो वो चाहता है कि मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रखे, जिससे कि उसको ज़्यादा मार्जिन मिले और वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के गोल और जो होलसेलर के गोल सेम नहीं है, गोल में क्या आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग है। तो इस वजह से क्या हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। सेकंड क्या है, एम्बिगुअस रोल्स। इसको एम्बिगुअस को क्या बोलते हैं अपन, अस्पष्ट, अनक्लियर। मींस मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और रिटेलर्स के रोल आपस में क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। तो द चैनल पार्टनर में नो हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ दियर रोल, कि उनको क्या करना है, कौन सा मार्केट कवर करना है, कौन सी प्राइजिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट में हुई थी, कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी बना दिया और उस ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर को अथॉरिटी दे दी कि भैया इस एरिया में आप ही हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करोगे। अब कुछ टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद, आपने वहां पर अपनी ब्रांच भी ऑफिस कर ली, वहां पर सेल्स पीपल भी हायर कर लिए और आप डायरेक्ट चैनल के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू एरिया को कवर कर रहे हो। तो अब वहां पर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर को अपना रोल समझ में नहीं आ रहा कि भैया जब मैन्युफैक्चरर को खुद ही सेल करनी थी तो मुझे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्यों दी, तो फिर मेरा क्या काम है, मेरा क्या रोल है। अगर इस एरिया में डायरेक्ट चैनल के थ्रू, ब्रांच ऑफिस के थ्रू ही मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो मुझे बताओ मेरा कौन सा एरिया है जहां पर मैं जाकर कस्टमर को प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो यहां पर जो होलसेलर है या जो रिटेलर है या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे अपना रोल क्या नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कॉज क्या है या रीजन क्या है, डिफरेंट परसेप्शंस, द वे ऑफ थिंकिंग, देखने का और सोचने का नजरिया, कि एक सेम पॉइंट के लिए मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है, दोनों का परसेप्शन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट की जो करंट प्राइस है उससे प्राइस कम करना चाह रहा है, इस उम्मीद में कि उसका परसेप्शन ये है कि मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करूंगा तो सेल इंक्रीज हो जाएगी। जबकि होलसेलर का ये परसेप्शन है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी कम है, अगर आप और कम करोगे तो इसकी क्वालिटी पर लोग है डाउट करेंगे कि इतनी कम प्राइस है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपकी जो इमेज है उस इमेज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप इसकी कम प्राइस करोगे और आपकी इमेज खराब होगी तो एज ए होलसेलर या रिटेलर हमारी भी इमेज क्या होती है, खराब होती है, कि हम है उस कंपनी के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसकी क्वालिटी खराब है, घटिया है, बिलो स्टैंडर्ड है। तो उस केस में मैन्युफैक्चरर और होलसेलर या रिटेलर के परसेप्शन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इस वजह से क्या हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरर डोमिनेटिंग द इंटरमीडिएटरीज। तो इंटरमीडिएटरीज हैं जैसे कि होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और कई बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर बगैर उन्हें बताए एकदम से सडन चेंज कर देता है और इस वजह से होलसेलर रिटेलर को हर चीज के लिए मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने इमीडिएट इंपैक्ट से चेंज कर दिया, बाय वन गेट वन फ्री, और अभी तक उसने होलसेलर और रिटेलर के पास वो स्टॉक पहुंचाया नहीं और टेलीविजन पर उसकी एडवर्टाइजमेंट भी टेलीकास्ट कर दी। अब एज ए कस्टमर भैया मैं जाऊंगा, मैंने देखा कि इस कंपनी का टूथपेस्ट है, बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, तो मैं रिटेलर के पास जाऊंगा ना कि भैया मेरे को टूथपेस्ट देना, बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है। वो कहेगा कि अभी तो आया नहीं, फिर कहेगा एडवर्टाइजमेंट तो आ रही है, क्यों नहीं आया। रिटेलर है, उसको वो पुराना स्टॉक दे रहा है जिसमें टूथपेस्ट के साथ कोई ऑफर नहीं था, तो एज ए कस्टमर मैं उसे लेने से क्या कर दूंगा, मना कर दूंगा, नहीं भैया मुझे तो बाय वन गेट वन फ्री वाला चाहिए। तो फिर रिटेलर्स की ये शिकायत रहती है कि भैया कि मेरे पास तो अभी ये पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, अब आपने है विदाउट हमको इन्फॉर्म किए हुए सडनली प्रमोशन पॉलिसी चेंज कर दी, तो अब ये मेरा स्टॉक कैसे बिकेगा, या तो आप अपना स्टॉक वापस लो या फिर अभी प्रमोशन एक्टिविटी मत करो। तो ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर के बीच में क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कि होलसेलर और रिटेलर ये कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो चैनल स्ट्रक्चर को क्या करता है, डोमिनेट करता है, क्योंकि हमको हर चीज के लिए उनके ऊपर क्या होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ
कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है कि आप अब एक पार्टी है, आप सब लोग एक चैनल मेंबर के फॉर्म में काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, और सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर्स तक है प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना। तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जहां पर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा वहां पर क्या अराइज हो जाती है? कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से होती है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रिटेलर के पास प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, उसको अर्जेंट होलसेलर से प्रोडक्ट्स चाहिए थे, उसने होलसेलर को फोन किया कि भैया मेरे को है 50 क्वांटिटीज चाहिए। तो होलसेलर कहता है रुको अभी मैं बताता हूं 5 मिनट में। अब उधर रिटेलर है, वेट कर रहा है कि भाई 5 मिनट में फोन आएगा, फिर 5 मिनट के बाद रिटेलर फोन करता है तो होलसेलर फोन ही नहीं उठा रहा और ना ही उसको इन्फॉर्म कर रहा है। इधर रिटेलर परेशान हो रहा है कि प्रोडक्ट है भी या नहीं है। इसी तरह होलसेलर है, होलसेलर के पास प्रोडक्ट खत्म हो गए, उससे रिटेलर्स मांग रहे हैं, तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को मेल डाल दी, फोन कर दिया कि मेरे को इतनी क्वांटिटी चाहिए, कब तक आ जाएगी। लेकिन ना तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई फोन आ रहा है, ना कोई मेल पर रिटर्न आ रहा है कि 1 हफ्ते में पहुंचा देंगे या 10 दिन में पहुंचा देंगे। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में क्या हो गई? कॉन्फ्लिक्ट हो गई। और पहले वाले केस में होलसेलर और रिटेलर के बीच में क्या हो गई? कॉन्फ्लिक्ट हो गई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से हुई? लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से